अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर जली अमजद फ्रॉम गायनी 2 और आपका टॉपिक है मैटरनल कोलैप्स एंड रेसिसिटेशन। ये आपका ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर रह जाएगा और हमने आपका टेस्ट प्लान किया है, ठीक है, एट द एंड ऑफ जुलाई। नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सूरह माइदा की आयत है जिसका मफ़हूम है जिसने किसी इंसान की जान बचाई, गोया उसने तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्श दी है, सारी इंसानियत को बचा लिया। तो लाइफ सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको शायद से अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि मैटरनल कोलैप्स और रेसिसिटेशन देखते हैं भाग के। नाउ लेट्स स्टार्ट विद केस सिनेरियो। At 28 years old, Gravda 3 para 2, at 38 weeks of gestation, admitted in labor room with moderate uterine contractions and shortness of breath since night. On receiving, her blood pressure was 140 by 80 millimeters of mercury, pulse 106 beats per minute, temperature was normal. There was gross bilateral pedal edema and abdominal wall edema. Immediately reaching to the labor room after 45 minutes, patient collapsed suddenly. Now, what is your differential diagnosis and how will you manage her? What will be your initial management? अच्छा, हम देखते हैं कि क्या कॉजेज़ होती हैं मैटरनल कोलैप्स की। अब हम प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर मैटरनल कोलैप्स देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉजेज़ क्या होंगी, ज़ाहिर बात है प्रेगनेंसी है तो ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज़ हैं और नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज़ हैं। नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज़ वो हैं जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो नहीं है, प्रेगनेंसी और फीटस से, लेकिन ये कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्री मेडिकल कंडीशन होती हैं और जो कि प्रेगनेंसी में एग्रीवेट हो जाती हैं। नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज़, हेमरेज, एपीएच और पीपीएच आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में क्लैम्शिया और प्रीक्लैम्शिया पे भी आपका लेक्चर हो गया है। तो अपनी सब मैनेजमेंट देखिए कि पेशेंट किस तरह क्लैम्शिया के साथ कोलैप्स और फिट्स के साथ प्रेजेंट करती है, ठीक है ना। हेल्प क्या है, हेमोलिसिस, एलिवेटेड liver enzymes and low platelet count, which is a complication of eclampsia and preeclampsia. Ectopic pregnancy, hemoperitoneum होता है, रप्चर ट्यूब की वजह से क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड एक्यूमुलेट होता है, उसके से पेशेंट शॉक में प्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इसके क्लासिकल ट्रायड क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, एमेनोरिया है, विजाइनल ब्लीडिंग है एंड एक्यूट एब्डोमेन। तो एक्यूट एब्डोमेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है, तो ये हमेशा रूल याद रखें कि रिप्रोडक्टिव एज में जो भी पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या रूल आउट करना है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, ठीक है। नेक्स्ट इज इंड्यूस सेप्टिक अबॉर्शन, ठीक है, पेशेंट अबॉर्शन कराती है अंडर एसेप्टिक कंडीशन, तो उससे क्या होता है, सेप्टिक कंडीशन सॉरी, तो उसमें क्या होता है कि सेप्सिस की वजह से पेशेंट कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, मैग्नीशियम आप किस में देते हैं, क्लैम्शिया के मैनेजमेंट में देते हैं ना, सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स जो होता है ना वो बहुत लो होता है, तो बहुत सडन जो है ना कार्डियक अरेस्ट का इससे हो जाता है पेशेंट्स को। नेक्स्ट इज पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। अब पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथीज क्या होती हैं कि पेशेंट नॉन कार्डियक पेशेंट नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से हार्ट के अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं कि वो कार्डियक पेशेंट की तरह प्रेजेंट करती है। डायलेटेड हार्ट हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है, 50% जो है मोर्टेलिटी है। तो पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथीज क्या होती हैं कि कार्डियक डिजीज़ जो है ना वो प्रेगनेंसी की वजह से राइज होती है उन पेशेंट्स में जो कि नॉन कार्डियक पेशेंट्स नहीं हैं, जिनमें ऑलरेडी कोई कार्डियक डिजीज़ प्रिवेल नहीं कर रही। अब नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज़ क्या है, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन। देखिए पेशेंट जो है वो आप क्या करते हैं कि सिजेरियन के लिए सबसे ज़्यादा सिजेरियन ही होता है ना ऑप्स के अंदर, तो स्पाइनल शॉक में पेशेंट जा सकती है। अगर हाई स्पाइनल लग जाए तो पेशेंट की सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो सकती है। जनरल एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। कार्डिक डिजीज़ है वो प्रेगनेंसी में एग्रीवेट हो गई है, नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉज है ना, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से जो है वो एग्रीवेट हो गई है। सीवे क्या है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, ठीक है। ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी है। तो अदर ड्रग्स हैं, अगर जो है बाय मिस्टेक कोई गलत ड्रग इंजेक्ट होगी पेशेंट की तो उससे पेशेंट को लैप्स हो सकती है, ठीक है। अभी जो है ना वो जब आप लोग आएंगे ना वार्ड्स में इंशाल्लाह तो फिर आपको फिर हम बताएंगे कि हाई अलर्ट मेडिसिन कौन सी होती हैं। आपने देखा कि लिवर रूम में हमने चार्ट में सारा शो किया हुआ है कि हाई अलर्ट मेडिकेशंस कौन सी हैं जो हैं तो लाइफ सेविंग, लेकिन अगर गलती से गलत पेशेंट को इंजेक्ट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा लीथल जो है प्रूव हो सकती हैं, ठीक है। एम्बोलिज्म में क्या है, पर ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म तो उसकी कॉज है ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, सेप्सिस अदर देन प्रेगनेंसी सेप्सिस है किसी और वजह से।
अभी देखिए पिक्चर है, अगर आपने याद करना है तो आप ABC करके भी रिमेंबर कर सकते हैं कि व्हाट आर द ऑब्स्टेट्रिक एंड नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज, वरना आप हेड टू टो एग्जामिनेशन जिससे पेशेंट का देखें, अगर आप हेड से स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है कि क्लैम्शिया क्या है, इसमें इंट्राक्रैनियल हेमरेज है, ब्रेन एडीमा है जिसकी वजह से सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर लोअर डाउन ट्रेकिया में क्या होता है, एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हो सकता है किसी भी ड्रग से, उसे लेरिंजियल एडीमा हो जाएगा, पेशेंट को लैप्स हो जाएगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, एओर्टिक डिसेक्शन हो सकती है अगर आप फर्दर डाउन आए। लंग्स के अंदर क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, लंग्स से ही में जाती है ना सारी जो एम्बोलिज्म होता है उसकी प्रोडक्शन होती है एमनियोटिक फ्लूइड की, स्वेयर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है और पेशेंट विद इन 30 मिनट्स जो है ना वो एक्सपायर हो जाती है। बहुत ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की। इसके बाद से फिर क्या होता है, चेस्ट में लंग्स के साथ में हार्ट पड़ा हुआ है तो कार्डिक कॉजेज हो सकती हैं। इसमें क्या है, एरिथमियाज है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, कार्डियोमायोपैथीज हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप पेरिफेरी में आए आर्म्स की तरफ तो क्या होता है वेसल्स के अंदर कि जो है ड्रग्स जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट है, लोकल एनेस्थेटिक अगर आप बाय मिस्टेक इंजेक्ट करें तो फ़ौरन पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकती है। और हाइपोग्लाइसीमिया है, अब लिवर पे आए तो क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया जो आपने भी कॉज पड़ी है, ठीक है। ये आपको बीपी का फुल नज़र आ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं जिसमें क्लैम्शिया प्री क्लैम्शिया है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं ये जो है यूट्रस के ऊपर। तो यूट्रस में हम क्या ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज जो है ना वो सारी यहाँ पर होंगे ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज में क्या क्या है, APH है, PPH है और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं तो टर्म की प्रेगनेंसी है और अगर जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें अबॉर्शन वैसे सेप्सिस, ठीक है ना। तो ये कौन सी होगी, नॉन ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज हैं और ये ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज हो गए। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी हम देखते हैं। अच्छा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस का आप कहेंगे कि फ्रैक्चर में क्या इसका रिलेशन है। देखिए जब भी प्रेग्नेंट पेशेंट की हमने रिससिटेशन करनी होती है तो आपने देखा है कि प्रेगनेंसी वैसे सारी फिजियोलॉजी जो है वो मदर की चेंज हो जाती है। इसलिए पहले हम देखेंगे कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि इंटरफेरेंस करेंगे मैटरनल रिससिटेशन में। जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कार्डियोवैस्कुलर हैं, रेस्पिरेटरी, GIT की चेंजेस हैं, यूट्रोप्लेसेंटल एंड ब्रेस्ट। कार्डियोवैस्कुलर और हेमाटोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो साइड बाय साइड चल रही हैं। इसमें हमने देखना है कि क्या होता है प्रेग्नेंट पेशेंट में, प्लाज्मा वॉल्यूम 50% इंक्रीज़ हो जाता है और RBCs 20%। इससे क्या होता है कि मैटरनल जो है वैस्कुलर वॉल्यूम का लोड इंक्रीज़ हो जाता है, इस वजह से हार्ट पे भी ज़्यादा लोड आता है और हार्ट को ज़्यादा ब्लड पम्प करना पड़ता है ना, तो हीमोडायनेमिक्स चेंज हो जाती हैं हार्ट की। कार्डियक आउटपुट 40% इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट रेट जो है ना 15 to 20 बीट्स पर मिनट रेज हो जाता है। इसके अलावा बाकी हेमाटोलॉजिकल चेंजेस और क्या आते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज़ होते हैं। तो आपको पता है ना कि प्रेगनेंसी इज़ द प्रोकोगुलेंट फेज, तो पेशेंट ऑलरेडी एट रिस्क होती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, ठीक है ना। ईस्ट्रोजन इफेक्ट जो मायोकार्डियम पर होता है इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है और हाइपरट्रॉफी भी होती है, ठीक है। तो ये प्रोन किसको करती है, कार्डियोमायोपैथीज डेवलप हो सकती हैं। हार्ट जो है वो आपको पता है कि चेस्ट में थोड़ा लेफ्ट साइड पर होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि डायफ्राम ऊपर पुश होने की वजह से टर्म के बेबी के, तो थोड़ी सी एनाटमी जो है वो चेस्ट की चेंज हो जाती है, तो इसमें हार्ट थोड़ा राइट साइड के ऊपर मूव कर जाता है, तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन, के थोड़ा राइट साइड के ऊपर हार्ट का एक्स जो है ना वो चेंज हो गया है। इस वजह से ECG में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। अब नेक्स्ट कार्डिक चेंजेस क्या इसमें हैं, अब ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, डिक्रीज़ क्या वो तो इंक्रीज़ थे ना, अब डिक्रीज़ क्या होगी, आर्टिकुलर ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल करता है, ठीक है ना, 10 to 15 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, वीनस रिटर्न रिड्यूस हो जाता है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। इस सबसे क्या होता है कि पेशेंट के कोलैप्स होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब रेस्पिरेटरी चेंजेस क्या आती हैं कि रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है बेबी के लिए, ठीक है ना। लेरेंजियल और नेजल एडीमा होता है, लेरेंजियल एडीमा से क्या डिफ़िकल्टी होती है, एक तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है और दूसरी बात क्या है कि अगर पेशेंट को हमें इंट्यूबेट करना होता है तो उसमें इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट होती है, तो सीनियर एनेस्थेटिस्ट रिक्वायर्ड होता है प्रेग्नेंट पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए, ठीक है। नेजल एडीमा से क्या होता है कि स्टफीनेस ऑफ नोज़ हो जाती है और पेशेंट को जो एपिसेक्सिस होती है ना अक्सर प्रेगनेंसी में, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़, तो वो नेजल एडीमा की वजह से ही होती है। अब रेस्पिरेटरी चेंजेस में डिक्रीज़ क्या होता है कि फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी डिक्रीज़ होगी, उनके लंग्स पे प्रेशर है, डायफ्राम ऊपर पुश हुआ हुआ है और चेस्ट की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई है और सीरम बाइकार्बोनेट जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब ये देखिए पोजीशन में क्या चेंजेस होती हैं, जो ब्लैक लाइन है ये नॉन प्रेग्नेंट फेज़ को शो कर रही है और जो ये प्रेग्नेंट फेज़ को शो कर रही है, और जो डॉटेड लाइन है ये नॉन प्रेग्नेंट को। अब देखिए नॉन प्रेग्नेंट में डायफ्राम नीचे होता है, इसकी वजह से स्पेस है लंग्स के लिए, हार्ट में एक्सपैंड करने के लिए, और जो ये सब ये देखिए यहाँ से ये ब्रेस्ट का साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
ठीक है ना। अभी चेस्ट की जो है ना ये आउटवर्ड मूव हो गई है रिब्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब ग्रेविट जो यूट्रस है वो पुश करती है ऊपर, तो डायफ्राम इस तरह ऊपर पुश हो जाता है। इससे क्या होता है कि हार्ट के ऊपर भी प्रेशर है और लंग्स भी प्रॉपर एक्सपैंड नहीं कर पाते इसके अंदर। जीआईडी चेंजेस क्या आती हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो एज अ फुल स्टमक स्टेज जो है ना वो कंसिडर होती है, इवन कि पेशेंट ने कुछ ना भी लिया उनके, और जो है स्टमक जो है वो प्रेस हो रहा है प्रेग्नेंट यूट्रस की वजह से, ग्रेविड यूट्रस की वजह से। और प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट से आपने पढ़ा था क्या होता है कि पेरिस्टाल्सिस रिड्यूस हो जाती है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। और क्या होता है कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जिसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं वो भी लूज हो जाता है। उससे क्या होता है कि स्टमक के कंटेंट जो है वो इसोफेगस में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है, और गर्ड जो है ना पेशेंट को गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ वो भी प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाती है। आपने पढ़ा ना गैस्ट्रोएसोफेजियल टोन जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो नॉर्मल की तो ये होता है ना स्फिंक्टर क्लोज होता है, तो गैस्ट्रिक कंटेंट जो होते हैं इसोफेगस में नहीं जाते। फिर गैस्ट्रिक का आपने पता है ना कि इसमें जो HCl होता है उसकी pH भी जो है ना बहुत लो होती है। तो जब यहाँ से कंटेंट इसोफेगस में जाते हैं तो बर्निंग और अल्सर्स वगैरह बन जाते हैं, और पेशेंट के एस्पिरेट करने का जो है वो रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ये देखें, ये जो टर्म के प्रेगनेंसी में स्टमक कितना प्रेस हुआ है, और ये सारा जो स्फिंक्टर की टोन लूज़ होगी, और ये सारे कंटेंट्स क्या हैं ये इसोफेगस में जाते हैं। इससे तो बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में। एक तो ये फिजियोलॉजिक ये जो है मैकेनिकल चेंजेस हो रही हैं, मतलब इसकी वजह से ना एनाटॉमी की वजह से। दूसरा क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन जो है वो लूज़ कर देता है इन सारे स्फिंक्टर्स को, हार्मोनल चेंजेस भी आ रही हैं। अब यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन में क्या चेंजेस होती हैं कि 30% ऑफ कार्डिक आउटपुट जो है डायरेक्ट हो जाती है फीटस की तरफ ना, मतलब बहुत जो मटर्नल कार्डिक आउटपुट इसका 30% पार्ट जो है ना वो बेबी की तरफ जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा हाई आउटपुट सर्कुलेशन होती है, और एओटो केबल कंप्रेशन हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ पिक्चर से कैसे एओटो केबल क्या होगा कि एओटा और वीना केवा जो होती है ना, इनफीरियर वीना केवा, ये मेन पूरे बॉडी की वैसे जो वेन्स हैं जो ड्रेन कर रही है ना, तो वो प्रेस हो जाती है। क्योंकि एओटा जो होती है ना वो तो इलास्टिक होती है, तो वो इतना जल्दी कंप्रेस नहीं होती, लेकिन वेन फ़ौरन कंप्रेस हो जाती है। ये देखें ये सप्लाई जो है ना फीटो मैटरनल सर्कुलेशन डेवलप हुई। अब ये लेफ्ट लेटरल टिल्ट में देखें, अगर मदर लेफ्ट लेटरल लेटती है तो प्रेगनेंसी का प्रेशर एक साइड के ऊपर हो जाता है। ये देखें जैसे लेफ्ट लेटरल टिल्ट के अंदर यूट्रस जो है वो एक साइड पर टिल्ट हो गई है, तो ये वेना केवा और ये एओर्टा है, ये दोनों पेटेंट हैं, और ब्लड फ्लो जो है ना वो इसमें से ईजीली पास हो रहा है बेबी को भी और मदर को भी। जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटती है तो क्या होता है कि डायरेक्ट प्रेस हो रही है ये स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में और ये यूट्रस के दरमियान में। ये देखें कंप्रेस हो गई, इधर डायमीटर देखें और इधर डायमीटर देखें इन दोनों का, ठीक है। जब ये कंप्रेस होती है तो क्या होता है बेबी की सर्कुलेशन तो इम्पेयर्ड होती है, लेकिन मदर की भी हो जाती है। इससे क्या होता है कि पेशेंट को हाइपोटेंशन स्टार्ट होने लग जाती है, और फीलिंग ऑफ गिडीनेस और ड्राउजीनेस फीलिंग होती है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है मदर का, ठीक है। और बेबी को भी ब्लड जो है ना फ्लो बहुत रिड्यूस हो जाता है, इससे फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा है कि पेशेंट को हमेशा हम किस कंडीशन में नर्स करते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। जो प्रेग्नेंट पेशेंट होती हैं टर्म के, हमेशा वो लेबर रूम में भी जब एडमिट होती हैं तो हम लेफ्ट लेटरल टिल्ट रखते हैं उनको, और घर में भी आपने एडवाइस करना है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर वो रेस्ट करें। अब सपोज़ के पेशेंट, जिस तरह आपने पहले सिनेरियो जो पढ़ा था कि पेशेंट को लैप्स हो गई, आपके पास सडन या कोलैप्स रिसीव होती है, तो इनिशियल आपने क्या मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है। तो फ़ौरन ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, जो भी कोलैप्स पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट, तो आपने ABC स्टार्ट करनी होती है। तो A इज़ फॉर एयरवे मेंटेनेंस, ठीक है ना। लेकिन एयरवे मेंटेन करने के साथ आपने स्पाइन का कंट्रोल भी रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पेशेंट को डिसेबिलिटी भी हो सकती है कि पेशेंट की स्पाइन, पेशेंट तो कोलैप्स होता है, उसको नहीं पता कि पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है। तो आपने पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस के ऊपर रखना है और स्ट्रेट रखना है, नेक और स्पाइन को एक पोजीशन में रखना है इसको, ठीक है ना। B फॉर क्या है ब्रीदिंग, तो आपने ब्रीदिंग कैसे चेक करनी है, एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड्स आपने देखना है। लुक, लिसन एंड फील। लुक क्या होगा कि नेजल फेयरिंग चेक करें, लिसन ब्रेथ साउंड्स अगर आपको जो है ना वो पेशेंट की आ रही हैं, मतलब चेस्ट सुने, ठीक है। फील कैसे करना है ब्रीदिंग, आपने जो है ना नोज नॉस्ट्रिल से जो है वो फिंगर करके या देखें, या कोई मिरर रखें, अगर उस पर हेजीनेस होती है तो उसका मतलब पेशेंट की ब्रीदिंग है। C इज़ फॉर सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन को कैसे मेंटेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर तो एयरवे के बाद सर्कुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बल्कि सर्कुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रेग्नेंट पेशेंट तो बल्कि कैब कहते हैं कि CAB, ABC की बजाय, ठीक है ना, कि सर्कुलेशन सबसे पहले मेंटेन करें। तो सर्कुलेशन कैसे मेंटेन होगी, एक तो कंट्रोल करें हेमरेज। अगर पेशेंट ब्लीड कर रही है तो आपने फ़ौरन जो है ना वो क्या करना है कि हेमरेज को कंट्रोल कैसे करना है कि फ़ौरन प्रेशर डालें, जैसे कि एओर्टा को कंप्रेस कर सकते हैं, या कहीं और से जो है अगर वो हेमरेज हो रहा है तो आपने इसको कंट्रोल करना है।
लेफ़्ट लेटरल जो है ना वो पेशेंट को जो है आपने फ़ौरन टिल्ट कर देना ताकि एओर्टो केवल कंप्रेशन ना हो और क्या है पेशेंट की सर्कुलेशन मेंटेन रहे, ठीक है। और फिर भी नहीं इम्प्रूवमेंट होती तो आपने फ़ौरन चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी है, CPR जिसको कहते हैं ना। उसमें क्या होता है कि 30 कंप्रेशंस हैं और 2 टाइम्स आपने वेंटिलेट करना है एम्बू बैगिंग से, मतलब 2 टाइम्स को ब्रीदिंग देनी है और 30 चेस्ट कंप्रेशंस करनी है, ठीक है। D इज़ फॉर डिसेबिलिटी। इसके लिए आपने कैसे चेक करना है, एक APVU स्कोर होता है और एक GCS होता है। APVU क्या होता है कि अलर्ट, पेन, विजुअल रिस्पॉन्सिवनेस, और U इज़ फॉर अनरिस्पॉन्सिव। मतलब पेशेंट अलर्ट है तो वो तो वैसे ही पता चल जाएगा, देखने में पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रही होगी। P इज़ फॉर पेन, अगर पेन स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती है, वैसे अनकॉन्शियस है या इनके ऑल्टर स्टेट में, लेकिन जैसे ही आप कोई पेन स्टिमुलस देते हैं तो रिस्पॉन्ड करती है। V क्या है कि आप विजुअल या जो आपकी वर्बल जो है कमांड को जो है पेशेंट उसको रिस्पॉन्स करती है। और U इज़ फॉर अनरिस्पॉन्सिव, मतलब पेशेंट टोटली कोमा के अंदर है या बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। GCS क्या है, ग्लासगो कोमा स्केल है। जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाती है इनिशियली सब चीज़ें स्टेप करने के बाद, तो फिर आपने GCS चेक करना है। अगर GCS स्टिल 8 से कम है या 8 है तो ये इंडिकेशन है इंट्यूबेशन के लिए, ठीक है ना। E इज़ फॉर द एनवायरनमेंट, देखना है कि पेशेंट कहाँ पर है, इसको अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, स्ट्रेट बेड के ऊपर लिटाना है, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने आपको कहा था कि स्पाइन कंट्रोल देना है ना। और दूसरी बात क्या है कि अगर पेशेंट कोल्ड हो रही है या हाइपोथर्मिया में जा रही है तो उसको वार्म रखना है। अब ये देखें आप, ये रिससिटेशन है, जो एक पूरी टीम जो है ना उसमें क्या होती है, इसमें मैटरनल रिससिटेशन की टीम, उसमें एक एनेस्थेटिस्ट होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, न्यूरोटोलॉजिस्ट है, इंटेंसिविस्ट है, ठीक है। इंटेंसिविस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है ऑब्स में। इंटेंसिविस्ट क्या होते हैं, जो पेशेंट की क्रिटिकल पेशेंट की केयर करते हैं। एनेस्थेटिस्ट का तो काम है ना पेशेंट को अंडर करना। तो इंटेंसिविस्ट क्या है कि जो क्रिटिकल पेशेंट ICU में एडमिट होती हैं तो उनको जो मैनेज करते हैं वो इंटेंसिविस्ट उनको हम कहते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा लेफ्ट हैंडेड टिल्ट रखना है, तो 15 to 30 डिग्रीज़ का टिल्ट होता है। पेशेंट को जब भी CPR करना है, एक तो हार्ड सरफेस होनी चाहिए क्योंकि आपने चेस्ट कंप्रेस करनी होती है। थ्रस्ट जो है ना वो सॉफ्ट सरफेस के ऊपर ठीक नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रेग्नेंट पेशेंट में क्या होता है कि ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी होती है, उसकी वजह से जो कंप्लाइंस है वो चेस्ट की वो रिड्यूस हो जाती है और जो CPR वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। एक तो हार्ड सरफेस हो, लेफ्ट हैंडेड टिल्ट हो और आपको फोर्स ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है प्रेग्नेंट पेशेंट में ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी की वजह से। ये देखें ये एज है, टिल्टेड पेशेंट है। अब ये LUDH चीज़ आपने पढ़ी होगी, लेफ़्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। लेफ़्ट लेटरल क्यों करवाते हैं पेशेंट को, राइट क्यों नहीं कहते। वैसे तो राइट साइड भी पेशेंट थोड़ा टिल्ट ले सकती है और स्ट्रेट नहीं करना है। क्या होता है कि राइट साइड पे इंफीरियर वेना केवा होती है ना, तो बहुत जल्दी मैंने आपको पहले बताया कंप्रेस हो जाती है ग्रेविड यूट्रस के प्रेशर से, तो थोड़ा लेफ़्ट लेटरल टिल्ट देना है हमेशा यूट्रस को। ये जो है सिंगल हैंडेड है और ये बायमैनुअल है। मतलब जब और ये किन पेशेंट्स में देना है जिनमें 20 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी होगी। 20 वीक्स कहाँ तक होता है कि अम्ब्लाइकस तक होता है ना, तो उस तक बेबी जो है ना वो उतना कंप्रेशन नहीं कर रहा होता। लेकिन जब भी फंडाइट अम्ब्लाइकस से ग्रो करती है और 20 वीक से ज़्यादा होती है तो उसमें हमें CPR के लिए यूट्रस को टिल्ट करना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है। ये सबसे इनिशियल स्टेप है CPR स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आप डिस्प्लेस नहीं करेंगे पेशेंट की इनफीरियर वेना केवा वाटर कंप्रेस हो रही होंगी और आपका CPR इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो एक जो असिस्टेंट है वो क्या करेगा, वो यूट्रस को डिस्प्लेस करेगा। सिंगल हैंडेड भी कर सकते हैं, अगर बायोमैनुअल करना पड़े तो वो इस तरह करेंगे। अब डिफ़िकल्टीज़ ये ऑलरेडी आपको पहले बता दें कि CPR में क्या होती है ग्रेविड पेशेंट की ना, कि डिक्रीज चेस्ट कंप्लाइंस है ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी की वजह से। ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ है और थ्रस्ट जो है ना वो वैसे क्या हम कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर तक चेस्ट कंप्रेशन डाउन जाना चाहिए चेस्ट को इफ़ेक्टिव कार्डिक मसाज के लिए, ठीक है ना। जो हम CPR कर रहे हैं उसमें कार्डिक मसाज ही हो रहे हैं ना, बेसिकली मतलब हार्ट को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो दोबारा से अपना फंक्शन स्टार्ट कर दे। लेकिन जो ब्रेस्ट की हाइपरट्रॉफी की वजह से कंप्लाइंस रिड्यूस हो जाती है, तो ये एक डिफ़िकल्टी है, इसको हमने अपने माइंड में रखना है और थोड़ी फोर्स हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। एओर्टो केवल कंप्रेशन हो रही है, जो आप किस तरह करेंगे इसको ओवरकम, आपने पैनिक नहीं हो जाना। एक जो है ना वो सिस्टम आपने रखना है जिसको जो कि लेफ़्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट करेगा या 15 to 30 डिग्री का टिल्ट होगा यूट्रस का पेशेंट का बेड का। डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है, ऑलरेडी हमने पढ़ा कि लेरिंजियल एडीमा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंट्यूबेशन जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, इस तरह से प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सीनियर एनेस्थेटिस्ट रिक्वायर्ड होता है हमेशा ऐसे पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए। और आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट पेशेंट होती हैं उनमें ETT जो है ना वो
जो थोड़ा जो रिड्यूस साइज, जैसे अगर आप 6.5 डाल रहे हैं एक एडल्ट पेशेंट को, तो उसमें 6 जो है साइज़ की ADT जो है ना वो प्रेग्नेंट पेशेंट में जो है ना वो डाली जाएगी, क्योंकि इसमें लेरेंजियल एडीमा हो रहा होता है। ठीक है, लंग कैपेसिटी ऑलरेडी रिड्यूस है, क्योंकि हमने वो देखा था पहले भी, एनाटॉमी चेंज हो जाती है। तो क्या होता है कि डायफ्राम जब ऊपर पुश होता है तो उससे लंग्स जो है ना वो उनका प्रेशर आता है, उनकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। एक तो प्रेगनेंसी की अपनी वजह से भी, प्रोजेस्टेरॉन और हार्मोनल इफेक्ट से, दूसरा है कि बेबी के लिए जो है ना वो पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। ठीक है, अब एक रूल ऑफ 4 है। अब आपने देखा कि आपने सब जो है ना वो रिससिटेशन स्टार्ट कर दी है, ABC इनिशियल प्राइमरी सर्वे आपने कर लिया, लेकिन पेशेंट की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो उसमें आपने क्या देखना है कि विदिन 4 और पेशेंट जो है ना वो ग्रेविड है, मोर देन 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है। 20 वीक्स से कम है तो फीटस जो है ना उतना अफेक्ट नहीं करेगा CPR को, लेकिन अगर 20 वीक्स से ज़्यादा है, सब चीज़ें आपने की, मैनुअल डिस्प्लेसमेंट भी किया है, टिल्ट भी रखा है, सब कुछ है, लेकिन CPR इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो विदिन 4 मिनट्स और बेबी अलाइव है तो 4 मिनट्स आपने फ़ौरन पेरीमोटम सिजेरियन स्टार्ट कर देना है। पेरीमोटम क्या होता है कि जो कि पेशेंट अभी तो वैसे मतलब लाइफ और डेथ के दरमियान ही है ना, तो इसमें जो आप सिजेरियन करते हैं उसको पेरीमोटम सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो उसमें आपने 3 ट्रॉलीज, जैसे ही पेशेंट को लैप्स आती है ना, तो आपने एक टीम बनाई थी ना, उसमें एक ऑब्स्ट्रिशियन था सीनियर और बाकी आपकी जूनियर डॉक्टर्स भी थे, स्टाफ थी, एनेस्थेटिस्ट था। ठीक है, तो उसमें आपने एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी रखना है। तो आपने फ़ौरन अपने असिस्टेंट से कहना है कि 3 ट्रॉलीज जो है ना वो फ़ौरन प्रिपेयर रखें। एक तो इमरजेंसी ट्रॉली होगी जिसमें CPR के गैजेट्स और ड्रग्स होंगे, जिसमें आप पेशेंट जो कि मैटरनल यूज़ के लिए होंगी। ठीक है, एक सिजेरियन ट्रॉली होगी, क्योंकि अगर 4 मिनट्स के अंदर पेशेंट रिवाइव नहीं हो रही है, सर्कुलेशन नहीं है, तो बेबी तो IUD हो जाएगा और मदर का CPR भी इफेक्टिव नहीं होगा। तो मैटरनल इंटरेस्ट में भी और फीटल इंटरेस्ट में हमें सिजेरियन फ़ौरन बेबी डिलीवर कराना होता है। ठीक है ना, तो सिजेरियन की ट्रॉली भी होनी चाहिए। इसमें सिर्फ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें एक आध स्पंज, एक नाइफ और आर्टरी या क्लैम्प। इसमें फुल आपको ट्रॉली की ज़रूरत ही नहीं, सिजेरियन ट्रॉली तो 3-4 चीज़ों की ट्रॉली होगी। ठीक है, और न्यूनेटल रिससिटेशन की ट्रॉली, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट जो है ना वो तैयार रखिएगा वहाँ पर, क्योंकि मोस्टली बेबी प्रीटर्म होते हैं और जब मदर हाइपोक्सिक हो रही है तो बेबी भी सफ़र कर रहा है, उसकी सर्कुलेशन ऑलरेडी इम्पेयर्ड है, तो फीटल डिस्ट्रेस हो रहा होता है। ठीक है, तो बेबी को रिससिटेट करना पड़ता है 99% ऑफ केसेस में, बल्कि 100% ऑफ केसेस में। तो एक ट्रॉली न्यूनेटल रिससिटेशन की भी प्रिपेयर होगी साथ ही। ये देखिए पेरीमोटम सिजेरियन के स्टेप में। तो पेरीमोटम सिजेरियन हम यूजुअली क्या करते हैं, लोअर मिड लाइन करते हैं, क्योंकि लोअर मिड लाइन जो है ईजी एक्सेस होती है और जल्दी जो है ना वो बेबी डिलीवर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल यूज टू नहीं है तो वो फैनन स्टील से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने विदिन सेकेंड्स बेबी डिलीवर करना है। ठीक है, तो एक वर्टिकल इंसिजन दिया और डीप एक इंसिजन देना, मतलब इसमें आपको लेयर बाय लेयर इतना जाने की ज़रूरत नहीं। फ़ौरन यूट्रस को एक्सपोज किया, ब्लैडर को पुश करके फिर हमने यूट्रस के अंदर भी वर्टिकल इंसिजन देना है, क्योंकि वर्टिकल इंसिजन से बेबी इजीली डिलीवर हो जाता है। अब बेबी डिलीवर करते ही फ़ौरन यूट्रस को क्लोज़ करने नहीं हमने बैठ जाना, फ़ौरन पैक कर देना है इसको और CPR कंटिन्यू हो रहा होगा। और फिर हमें देखना है कि अगर मदर के जो है ना साइंस और जो है ना वो लाइफ उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है ना, अगर वो इस तरह जो है इम्प्रूव होने लगती है मैटरनल कंडीशन, तो फिर आपने जो है ना वो क्लोज़ करना है यूट्रस को। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रेप करने और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, इमीडिएटली बेबी डिलीवर करना है, पैक करना है और रिससिटेशन जो है ना वो साइड बाई साइड चल रही है। अब वो थी आपकी इनिशियल मैनेजमेंट। स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्या है कि जब पेशेंट रिवाइव हो गई है, वापस आ गई है अपनी उस कोलैप्स कंडीशन से, तो आपने देखना है, अब आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी है और फिर ट्रीट अकॉर्डिंग टू द कॉज ट्रीट करना है ना। सारी कॉजेज़ पढ़नी है आपने, ऑब्स्टेट्रिक हैं या नॉन ऑब्स्टेट्रिक हैं। ठीक है ना, उनके और अगर पेरीमोटम सिजेरियन अगर आपको नहीं करना पड़ा और पेशेंट पहले ही रिवाइव होगी, तो फिर आपने फीटल असेसमेंट करनी है, उसकी वेलबींग चेक करनी है कि बेबी की क्या कंडीशन है। ठीक है, स्टीरॉयड देने की ज़रूरत है या क्या, फर्दर किस वक्त डिलीवर कराना है। ठीक है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कॉज को डिटरमिन करने के लिए। इसमें एकोकार्डियोग्राफी, ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, लैब इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें हमारे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे और बाकी सारा प्रोफाइल आ जाएगा ना, मतलब CBC, ब्लड शुगर लेवल, सब चीज़ों के साथ में। अच्छा, ये अब आपके असेसमेंट के लिए हैं 3 MCQs, ये आपने करना है क्योंकि लेक्चर्स में सब चीज़ें देखी है ना ये। और एक वीडियो साथ में ना आपके अटैच की है, जिसमें एक प्रेग्नेंट पेशेंट का ना CPR करना है और पेरीमोटम सिजेरियन। ठीक है ना, वो सब चीज़ें इसमें शो की गई हैं, तो आप वो देखें। तो फिर जो है ना ये फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका हार्डली 1 या 2 लेक्चर्स हैं और फिर हम आपका टेस्ट इंशाल्लाह लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।